तो भाई लोग मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस आदमी को पिक कर लिया। अब देखो तुम लोगों ने अगर पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे मेरे, इससे पहले मैंने मल्टीवर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली मल्टीवर्स कैसे काम करता है। हमने लिविंग ट्राइब्यूनल के ऊपर भी वीडियो बनाया था। एक्चुअली मैं सारी की सारी चीज़ें सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जाना चाह रहा था और बीच में कैंग द कॉन्करर आ गया। तो भाई तुम कभी भी अपने दुश्मन पे विश्वास कर लेना, पर इस आदमी पे विश्वास मत करना। तो इस वीडियो के एंड तक देखना और तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कैंग द कॉन्करर इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर क्यों है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी फर्स्ट अपीयरेंस से। तो इसकी फर्स्ट अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 19 जो कि 1969 में निकला था, उसमें एज रामाटुट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, सब बताऊंगा। पर एज कैंग ये अवेंजर्स इशू 12 में देखा गया था जो कि 1964 में आई थी। इसे क्रिएट करने वाले दो लेजेंडरी राइटर्स स्टैन ली और जैक कर्बी थे और उनको पता नहीं था कि उन्होंने क्या बना दिया है। तो चलो बेसिक ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो कैंग द कॉन्करर प्राइम जो कि एक्चुअली हमारे अर्थ का नहीं है, वो एक अल्टरनेट अर्थ का है जिसका नंबर है अर्थ 6311। इसका रियल नेम नथेनियल रिचर्ड्स रहता है और मैं जानता हूँ रिचर्ड्स सुन के तुम्हारे दिमाग में फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक क्लिक हुए होंगे, पर कॉमिक्स में ये बात क्लियर नहीं की गई कि ये उसी का डिसेंडेंट है और हो सकता है ये डूम से भी कनेक्टेड हो। ऐसे भी हिंट्स हमें कॉमिक्स में मिले हैं। और इसकी पावर्स की बात करें तो ये सिर्फ टाइम ट्रेवल कर सकता है, अदरवाइज ये एक नॉर्मल ह्यूमन है और ये सिर्फ एडवांस गैजेट्स की वजह से ही अपनी पावर सस्टेन कर पाता है और इसके गैजेट्स बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं। तो चलो पहले एमसीयू के कैंग से स्टार्ट करते हैं। तो एमसीयू में कैंग एक साइंटिस्ट रहता है जो कि मल्टीवर्स को डिस्कवर कर लेता है, जिससे पता चलता है कि एक्चुअली हमारे सारे यूनिवर्स एक स्टैक में है, ऊपर नीचे हो रखे हैं और ये अपने दूसरे वेरिएंट से मिलने का रास्ता खोज लेता है, क्योंकि साथ मिलकर एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं और अपने वर्ल्ड की बेटर करने के लिए आगे प्रोग्रेस करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। बट इसे कुछ वेरिएंट मिलकर एक दूसरे की दुनिया पे कब्जा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीवर्स वॉर चालू हो जाती है। अब लोकी में हमने जिस वेरिएंट को देखा था, ही हू रिमेन्स वाला, वो एक्चुअली क्या करता है, एक सेक्रेट टाइमलाइन को सिक्योर करता है और वॉर एंड होने के बाद में वो TVA बनाता है और ये इस बात को इंश्योर करता है कि कहीं भी और मल्टीवर्स में उसका दूसरा वेरिएंट ना बने। I weaponized Alioth, and I ended the multiversal war. Once I isolated our timeline, All I have to do is manage the flow of time and prevent any further branches. Hence, the TVA. You're welcome. और जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकी के एंटी सीजन में सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है, जिसके बाद से उसके दूसरे वेरिएंट्स बनना चालू हो जाते हैं। इसके बाद में कैंग का जो अगला वेरिएंट होगा वो हमें इवन क्वांटमिनिया में देखने को मिलेगा और कैनेस्टी में तो होगा ही। बट इसकी कॉमिक बुक ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं कि ये एमसीयू में फिट कैसे होगा। तो आप पहले कॉमिक से शुरुआत करते हैं। तो 31st सेंचुरी का नथेनियल रिचर्ड्स एक्चुअली अपने टाइमलाइन में बोर हो चुका होता है। बचपन में कुछ बुलीज उसको आके अटैक करते हैं, इसकी वजह से उसे 1 साल तक किसी कॉमा जैसी स्टेट में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाता है और अपने सरनेम रिचर्ड्स को खोजते खोजते वो टाइम मशीन को खोज लेता है। अब ये टाइम मशीन दिखने में इजिप्ट की किसी फेमस आइडियल जैसी लगती है, तुमने इसे देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो कैंग क्या सोचता है कि मैं किसी ऐसी टाइम लाइन में जाके रुक जाऊं जहाँ पर सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है और उनमें मैं जाकर राज करूंगा। तो वो एंशिएंट इजिप्ट में जाता है ताकि वो सिविलाइजेशन पे राज कर सके, जहाँ पहुंचने के बाद लोग उसे वर्शिप करने लगते हैं और उसे रामाटुट का टाइटल मिलता है और ऐसे वो फैंटास्टिक फोर में फर्स्ट अपीयरेंस देता है। बट पुराने टाइम में एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट होता है जिसका नाम अल सबा नूर रहता है और तुम लोग इसे अपोकलिप्स के नाम से भी जानते होगे। इसकी एक्समैन ने पिक्चर भी निकाली थी। तो वो इसे काबू करने की सोचता है, पर अपोकलिप्स से अल्टीमेटली इसकी लड़ाई हो ही जाती है और इसकी लड़ाई बहुत टाइम तक चलती है। बीच में फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स भी इससे लड़ने आ जाते हैं, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज तक लड़ने आ जाते हैं और एंड में अपोकलिप्स के साथ में लड़ाई में वो हार जाता है, जिसकी वजह से वापस टाइम ट्रेवल करता है और अपनी 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर उसकी मशीन में कुछ गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो 40th सेंचुरी में चला जाता है। 40th सेंचुरी में पहुंचने के बाद में वो देखता है कि यहाँ वॉर चालू है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा सैवेजेस बन गए हैं और लड़ाई कर रहे हैं, पर इन्हें हथियार को चलाना आता नहीं है। तो कैंग अपना दिमाग लगाता है, उन्हें हथियार चलाना सिखाता है और 40th सेंचुरी की सारी लड़ाइयाँ जीत जाता है। अर्थ को जीतने के बाद वो पूरे यूनिवर्स को जीत जाता है और 40th सेंचुरी के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के बाद में वो अपना नाम कैंग द कॉन्करर रख लेता है। पर इस आदमी को बहुत बड़ी खुजाल रहती है, यहाँ पे बोर हो जाता है और बोर होने के बाद में वो क्या करता है, टाइम ट्रेवल। तो फिर ये क्या करता है, टाइम ट्रेवल करके वापस अवेंजर्स के प्रेजेंट में आता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है। बट फॉर सम रीजन अवेंजर्स से जीत जाते हैं और इसको वापस जाना पड़ता है। पर ये क्या करता है, अपनी टाइमलाइन में वापस जाने की जगह ये 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में चला जाता है, जहाँ पर एक टाइमलाइन का शहर बनाता है। अभी जो टाइमली नाम का शहर है ये इसके बेस ऑफ ऑपरेशन की तरह काम करता है और ये सारे के सारे काम टाइम ट्रेवलिंग वाले सारे के सारे काम यहीं से करता है और इस टाइमली टाउन का वो मेयर बन जाता है और अपना नाम विक्टर टाइमली रख लेता है। अब देखो यहाँ से स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली
वाली है, क्योंकि मार्वल का जो पहला सुपर हीरो होता है ह्यूमन टॉर्च, उसको एक्चुअली ये क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे ये टाइमलाइन अल्टर करने लग जाता है। और यहाँ कांड करने के बाद भी इसे शांति नहीं मिलती, तो ये क्रोनोपोलिस नाम की एक जगह का निर्माण करता है, जिसे ये घर की तरह देखता है और ये पूरे टाइमलाइन से अलग एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे टीवी टाइमलाइन से बाहर एग्जिस्ट करता है, वैसे ही क्रोनोपोलिस भी बाहर एग्जिस्ट करता है। अभी यहाँ से ये क्या करता है, 14th सेंचुरी में वापस जाता है। वहाँ पर ये देखता है कि एक नया रूलर खड़ा हो गया है, जिसकी बेटी का नाम है रवेना रेंसलेयर। तुम जानते हो वो कौन है? अब देखो, रवेना रेंसलेयर को तुम अगर भूल गए हो तो ये वही है जो कि टीवी में जज बन के बैठी हुई थी, और ये कैंग की लव इंटरेस्ट रहती है। और कैंग क्या करता है, वही जो हर लौंडा करता है अपने प्यार को जीतने के लिए, अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करता है, एवेंजर्स को लाके हराता है, पर उन्हें छोड़ देता है। और ये दरिया दिली देखकर रवेना रेंसलेयर इंप्रेस हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। पर कैंग की फौज वाले क्या समझते हैं कि कैंग कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसने एवेंजर्स को नहीं मारा, तो उसकी फौज से ही एक आकर रवेना को गोली मार देता है। और तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारी लवर को कोई गोली मार दे? रोगे, डिप्रेस होगे, या फिर कुछ और करोगे? ये क्या करेगा? टाइम ट्रेवल। और फिर टाइम ट्रेवल करके ये वापस उसी टाइम में आता है और उस बंदे को गोली मारने से रोक लेता है और रवेना के साथ में खुशी खुशी जिंदगी बिताता है। हैप्पी एंडिंग? नहीं, कभी नहीं, अभी तो कांड चालू होंगे। ये भाई साहब 14th सेंचुरी पे रूल करते हैं, इसको रवेना भी मिल जाती है, फिर ये आदमी बोर हो जाता है। और जब ये आदमी बोर होता है तब ये क्या करता है? टाइम ट्रेवल। एक्चुअली इतनी जर्नी तय करने के बाद में कैंग द कंकरर एक तरीके से बोर हो चुका होता है। इसको लड़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। ये रवेना को सारा राजपाट सौंप कर अपनी अध्यात्म की खोज में निकल जाता है और अपना नाम इमोर्टस रख लेता है। और इससे पहले कि मैं तुम्हें इमोर्टस की कहानी बताऊं, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि जो इमोर्टस है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मैच करता है ही हू रिमेन्स से। बट इमोर्टस एक चीज़ को डिस्कवर करता है। एक्चुअली जो कैंग प्राइम 6311 अर्थ का रहता है वो एक्चुअली अलग वेरिएंट है और इमोर्टस एक अलग वेरिएंट है, और वो चाहता है कि वो उसी के पाथ पे चलकर इमोर्टस बन जाए। पर होता ये है कि जितनी भी बार कैंग ने टाइम ट्रेवल किया होता है उसका एक अलग वेरिएंट अपने आप क्रिएट हो जाता है। मतलब इसकी खुद की टाइमलाइन में इसके अलग अलग वेरिएंट्स है। अभी तक जितनी भी इसने टाइम जंप की है ना, उन सब के अलग अलग वेरिएंट बने हैं जिन्होंने अलग अलग डिसीजन लिए हैं। तो इस बात को तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक टाइमलाइन ऐसी थी जिसमें रवेना को गोली लगी और कैंग टाइम ट्रेवल कर उसको बचाने के लिए टाइमलाइन में कूद पड़ा। बट जो उस टाइमलाइन का कैंग है वो वहीं रहा और उसने कुछ और काम किया। इस तरीके से उसके दो वेरिएंट्स बन गए। और अभी तक जितनी भी इसने जंप की है, मतलब रामाटूट बना, ये वापस आके इनसे लड़ा, 14th सेंचुरी में लड़ा, रवेना वाली टाइमलाइन, जितनी बार भी इसने टाइमलाइन किया इसने अपना अलग वेरिएंट क्रिएट कर लिया। और इतने सारे वेरिएंट्स होने की वजह से कैंग की पूरी एक काउंसिल बन गई। अब देखो, सुनने में ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पर जो रीड कर रहा है कॉमिक्स उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो क्या किया जाए और इमोर्टस इस सब कहानी में कैसे फिट होता है, ये सब हम अपनी अगली वीडियो में पता करेंगे, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। वैसे एक बोनस फैक्ट, क्या तुम्हें पता है कैंग का एक ऐसा वर्जन भी एग्जिस्ट करता है जो कि एक कंगारू है।